Assalamualaikum. Chapter number 11, Fundamental Concepts of Geometry, Part 3. जैसे कि आप सबको पता ही है, हम लोग पैरेलल में चैप्टर नंबर 11 भी कर रहे हैं। पार्ट 3 में बेसिकली कुछ चीज़ें और बाकी रह गई कि रिलेटेड टू पोस्टुलेट्स, वो कवर करने हैं। पार्ट 1 एंड 2 में जो है बेसिक डेफिनेशन जितनी भी थी चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में, वो मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो व्हाट आर पोस्टुलेट्स, एक दफ़ा और देख लेते हैं। पोस्टुलेट्स आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर। पोस्टुलेट्स जो है वो फंडामेंटल एग्रीमेंट हैं जिसपे हम आंख बंद करके बिलीव भी कर सकते हैं, और जो है वो पोस्टुलेट जो है रिलेटेड पोस्टुलेट बेसिकली जो है ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। वी नो दैट if we have 2 points, that is A, named as A and B, so इन दो पॉइंट्स के बीच में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो है पास हो सकती है। ओके, और इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें हम, ये बेसिकली अब जो है लाइन बन जाएगी। अगर मैं इसको एक्सटेंड नहीं करती तो ये जो है लाइन सेगमेंट कहलाई जाती। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों का आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, postulate 2. One and only one plane passes through three non-collinear points. We know that what is plane? Plane is just like a flat surface. Okay, a plane is just like a flat surface. अगर मैं XY plane की बात करूं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक प्लेन जो कब बनता है जब थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास XY प्लेन है, ठीक है, ये XY प्लेन है। तो इट मीन्स कि ये भी जो है मिनिमम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट की हेल्प से बना होगा, क्योंकि हमें पता है एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से मिलके बनती है। जैसे कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन हमें पता है ये जो है दो पॉइंट से मिलके बनती है। अगर एक यहाँ पे भी पॉइंट हो, जैसे कि मैं अगर इसकी बात करती हूँ तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स के ये एक हाफ प्लेन हो गया। अगर मैं एक और बनाती हूँ तो जो है ये नाउ कंप्लीट जो है 360 डिग्री का जो है फुल प्लेन हो जाएगा। अब थ्री नॉन कॉलिनियर की हेल्प से जो है प्लेन बनेगा कैसे, 1 2 3, देयर आर थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। अगर मैं उसको ज्वाइन करूं, बेसिकली जो एक प्लेन की बेसिक फिगर जो मेरे पास सामने आएगी वो जो है ट्रायंगल की होगी। तो इन शॉर्ट मिनिमम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट की हेल्प से एक प्लेन बन सकता है। तो व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन इज जस्ट लाइक अ फ्लैट सरफेस, इज जस्ट अ flat surface, for example top of the table. Countless line can pass through a point. For example, lines L1, L2, L3 up to Ln are passing through a point O. Let's suppose we have a point named as O, और इस पॉइंट के ऊपर से मल्टीपल लाइंस जो है पास हो सकती हैं, काउंटलेस लाइन जो है पास हो सकते हैं। लेट्स सपोज L1, L2, L3, L4, L5, मीन्स कि कोई उसकी काउंटिंग नहीं है, कि जो है लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लाइन जो है पास हो सकती है एक पॉइंट के ऊपर से। If any 2 points of a line L be on a plane, the whole line lies on the plane. Let's suppose this is a plane. इफ किसी भी लाइन के दो पॉइंट जो हैं वो प्लेन किसी भी प्लेन पे मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि वो पूरी की पूरी जो लाइन है वो भी उस प्लेन पर ही मौजूद है। ओके, पोस्टुलेट 5, इसको थोड़ा सा समझना है और कैसे अभी देखते हैं। इफ A and B are two distinct points of a plane, then a number is associated with every pair of points PQ of the plane such that this number can be, when PQ equal to AB, then it is 1. When P equal to Q, then it is 0. Positive when P and Q both are two distinct points. Let's suppose ये हमारे पास एक XY प्लेन है, ठीक है,
इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी जो है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, मींस के टू डिफरेंट पॉइंट्स है किसी भी प्लेन पे। मैंने ये यहाँ पे बना दिया एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। देन अ नंबर, एक नंबर जो है एसोसिएट किया जाएगा किसके साथ, हर पी क्यू पॉइंट के साथ, जितने भी पेयर होंगे पी क्यू के उसके साथ जो है एक नंबर एसोसिएट किया जाएगा। और इस तरीके से एसोसिएट किया जाएगा कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, देन इट इज वन। लेट सपोज ये ए बी है। इससे पहले एक और काम कर लेते हैं, जो हमारी ओरिजिनल चीज है पी क्यू, हम उसको पहले मार्क करते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा इसको। इसमें क्या है कि दो पॉइंट्स लिए मैंने, पहले सबसे पहले दो पॉइंट्स लिए, दैट इज पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, इट मीन्स के हमने पढ़ा था कोइंसिडेंट पॉइंट्स का कि पी एंड पी इज इक्वल टू क्यू कब होता है, जब एक पॉइंट है पी और उसके ऊपर आके एक और पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, दैट इज क्यू, तब क्या होगा, पी क्यू की जो लोकेशन है वो सेम होगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर ए बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, उनके साथ एक नंबर एसोसिएटेड होगा हर पी क्यू पेयर के साथ साथ, और वो नंबर कुछ इस तरीके से एसोसिएट होगा कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। इट मीन्स के जो पी क्यू की जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे जो है हमारे पास ए भी मौजूद है। मैं उसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ, ये रहा ए एंड बी। तो इट मीन्स के नाउ वी कैन से दैट पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू बी। तो P अब ये किसके बराबर है, वन के बराबर है। क्यों वन क्यों बोला है, वन इसलिए बोला है कि इनका रेशो वन है। वाई, बिकॉज हमें पता था कि पी क्यू की जो लेंथ है, लेट सपोज मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। अगर मैंने इसको ज्वाइन किया पी क्यू के लिए, जैसे ही मैं ज्वाइन करती हूँ और मैं मेरे पास इसकी मेजरमेंट लेट सपोज 6 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ जाती है। तो अब ए बी जो पॉइंट है वो भी पी क्यू के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए बी की भी जो मेजरमेंट होगी मेरे पास वो भी 6 सेंटीमीटर आएगी। तो इफ आई चेक पी क्यू रेशो ए बी, तो इट विल कम आउट 1 बिकॉज 6/6। अगर ये जो है आपस में कोइंसाइड नहीं करते, लेट सपोज पी और ए कोइंसाइड कर रहे होते बट क्यू भी कोइंसाइड नहीं करते, बी जो है मेरे पास जो बी पॉइंट है, मैं उसको डिफरेंट कलर ले लेती हूँ उसके लिए। बी पॉइंट लेट सपोज यहाँ पे होता, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करती, तो लेट सपोज ये कुछ 4 सेंटीमीटर आ रहा होता, तो हम इसको कैसे करते, पी क्यू ओवर बी, 6/4 मीन्स की 2 2 4, 2 3 6, तो इनका रेशो क्या होता है, 3:2 का हो रहा होता है, 3:2 का रेशो आ रहा होता है। अभी जो है 1 आ रहा है, 1 नंबर क्यों दिया, क्योंकि इनका रेशो जो है 1 है, बिकॉज इनकी लोकेशन जो है वो सेम है। अब क्या कहते हैं कि अब ए बी की बात हटा दी, एक और यहाँ पे प्लेन हम बना लेते हैं। अब ए बी की बात हटा दी, ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। आई होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1 क्यों दिया हमने, 1 एसोसिएट क्यों किया इनके साथ। अब p इक्वल टू 0 देन इट इज 0। अब पी क्यू दो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से एक पेयर था, पी क्यू पॉइंट्स का एक पेयर था जिसकी वजह से एक लाइन बन रही थी। अब क्या कह रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट p है। अब Q जो है वो कहीं और नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि Q ने क्या किया, वो P की ही लोकेशन ले ली। तो इट मीन्स कि P इक्वल टू Q हो गया। नाउ अब जो है P और Q दोनों ने ही एक ही जगह ले लिए, तो अब क्या होगा, ये जो नंबर है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रेशो तो इसमें नहीं बताना, रेशो तो कुछ होगा ही, जो यहाँ पे नंबर है उसी नंबर पे ये आ गया। जब ये दोनों पॉइंट जो है इक्वल हो गए, तो अब यहाँ पे जो है इनकी कोई मेजरमेंट ही नहीं होगी आगे, तो ये जो है 0 कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू Q एंड इट इज 0। पॉजिटिव व्हेन P एंड Q बोथ आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं, लेट सपोज P पॉइंट ये रहा एंड Q पॉइंट ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ऑब्वियसली कोई एक मेजरमेंट मेरे पास आएगी, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर, तो ये जो है पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होगा कब, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब
दो पॉइंट जो हैं वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो, वो डिफरेंट पॉइंट्स हो, एक जगह पे लाई ना कर रहे हो। अगर दो पॉइंट जो हैं एक जगह लाई कर रहे हो तो उनका रेशो जो है 0 होता है, और पॉजिटिव कब होगा, जब वो उनकी पोजीशन जो है डिफरेंट हो। और अगर दो पेयर पॉइंट्स के जो है सेम प्लेस हो अगर हमारे पास, तो तब जो है उनका रेशियो 1 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। लेट सपोज ये पॉइंट P है, ये Q है, ठीक है। P की वैल्यू 0 है, इनिशियल पॉइंट 0 है, एंड Q का इनिशियल पॉइंट जो है लेट सपोज 3 है, ठीक है। तो P corresponds to 0, P की वैल्यू 0 एंड Q corresponds to 3. So the distance between P and Q is 3. So measurement of PQ is equal to 3 minus 0. मीन्स के मैग्नीट्यूड चाहिए हमें 3 माइनस 0 और 0 माइनस 3, मैग्नीट्यूड चाहिए 3। अच्छा, मॉड क्यों लगाया है? क्योंकि अगर मैं 0 माइनस 3 करती हूँ तो वो मुझे पता है -3 ही रहेगा, बट मॉड लगाने से क्या हो रहा है, ये इसको मॉड लगाने से क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा, साइन नहीं देगा, साइन जो है कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है 3 आई, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा जो है ये वाली हमारे पास पॉजिटिव में ही रहेगी ऑलवेज। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट द मैग्नीट्यूड का बेसिकली मतलब ही यही है कि प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो, हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव में ही आता है। So according to this postulate, the positive number associated with any pair of points is called as the distance from one point to other. तो क्या है, जो पॉजिटिव नंबर हम किसी भी पेयर के साथ, किसी भी पॉइंट्स के पेयर के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या ये वो क्या है, डिस्टेंस है बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बोला कि पी क्यू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है हमारे पास, और इसको एसोसिएट कर दिया एक पॉजिटिव नंबर से। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव नंबर से जो एसोसिएट करना हुआ है ना यहाँ पे, वो बेसिकली पी क्यू का जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू है। So the distance from point P to Q is denoted as measurement PQ or mod of PQ, where M stands for measure. It may be denoted that distance from Q to P is MQP or mod of QP, and MPQ equal to MQP or PQ equal to QP. अच्छा, अब जैसे कि PQ हमने फाइंड किया, जैसे कि 3 माइनस 0, अगर मैं इस पे मॉड लगाऊं या ना लगाऊं बात तो एक ही, क्योंकि 3 माइनस 0 जो है 3 के बराबर ही आएगा। बट अगर मैं QP करती हूँ तो ये ऑब्वियसली 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर मैं मॉड ना लगाती तो आंसर आता -3, बट मॉड लगाने से क्या हुआ, आंसर में ये फर्क आया कि उस मॉड ने जो है माइनस के साइन को क्या किया, पॉजिटिव में कर दिया। ओके, पोस्टुलेट 6, पार्टीशन ऑफ अ प्लेन। एक ये प्लेन है हमारे पास, एंड प्लेन का नाम क्या है, प्लेन हमने देखा था, प्लेन को हम ग्रीक लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स से जो शो कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेन का नाम ए से मैंने डिनोट किया है, और एक लाइन है एल जो कि इस प्लेन के ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। और एक और लाइन है पी क्यू जो कि इस एल लाइन को जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और जो पी क्यू और जब इंटरसेक्ट किया इसने, तो जो है मेरे पास ये एक प्लेन जो है वो क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो अभी इसके बारे में और चीज देखते हैं क्या है बेसिकली ये। तो इफ अ लाइन एल, बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू ने तो बेसिकली यहाँ पे जो है पार्टीशन नहीं किया, ये एल की वजह से हो रहा है पार्टीशन प्लेन का। जैसे कि ये एक प्लेन है, अगर मैं एक लाइन इस पे से गुजारूं तो क्या होगा, ये L1 जो है वो इस पूरे ए प्लेन को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, डेट कम्स into H1 and H2, ठीक है। अब देखते हैं, if a line L is on a plane, then the line L partitions the plane into two subset, that is H1 and H2। ये एक पूरा प्लेन था, और प्लेन को अब क्या किया, इस L लाइन ने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से डिवाइड किया कि H1 and H2 आर कॉन्वेक्स सेट। ये H1 और H2 जो है वो कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि H1 और H2 जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, लेट सपोज हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी कि ये कोई भी प्लेन है वो डिफरेंट पॉइंट से मिलके बनते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर कोई दो पॉइंट्स लूं और उनको ज्वाइन कर दूं, एक लाइन बना दूं, तो वो जो है कॉन्वेक्स सेट
कहलाया जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर के जो है पॉइंट्स यूज किए गए हैं। अगर कोई पॉइंट बाहर है और मैं इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं, क्योंकि एक पॉइंट जो है इस प्लेन से बाहर है। सिमिलरली H1 एंड H2, लेट सपोज ये दो पॉइंट हैं, H1 एंड H2 दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है और ये प्लेन है, ये दोनों प्लेन अब जो है किसी ना किसी जो है पॉइंट से मिलके बना होगा। H1 एंड H2 अब जो है कॉन्वेक्स सेट है। इफ P इज इन H1, अगर एक पॉइंट P है जो कि H1 में है और एक पॉइंट Q है जो कि H2 में है, तो इन दिस वे वी कैन से दैट PQ intersecting line L1. तो H1 and H2 are said to be half plane. तो H1 एक half plane है and H2 एक half plane है. So L1 is called the edge of the each half plane. जो L1 है basically इस H1 का भी edge है and H2 का भी edge है, ये देखें, क्योंकि ये प्लेन था, लेकिन जैसे ये वाली लाइन गुजरी L, तो अब इस प्लेन के लिए इसका एच क्या हो गया, ये लाइन, और इसके लिए भी ये लाइन. Let assume if 2 points P and R lie in the same plane, in the same half plane, then they lie on the same side of L. If एक और मैं पॉइंट ले लेती हूँ that is R, तो अब मैं ये कह सकती हूँ P and R जो है H के एक ही साइड पे जो है lie कर रहे हैं. If P is in one half plane and Q in other half plane, then P and Q lie on the opposite sides of L. तो अगर एक पॉइंट ये P है and Q है, अगर ये दोनों अलग अलग साइड पे हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है अपोजिट साइड्स पे जो है लाई कर रहे हैं. Postulate 7, supplement postulates. We know that sum of two angles, if sum of two angles is 180 degree, then it is known as supplementary. तो यहाँ पे क्या है, एक एंगल AOD है एंड एक एंगल BOD है. अब जरा समझिएगा, if two adjacent angles means कि angle 1 and angle 2 are supplementary, then their non-common arms are कोलिनियर. तो क्या है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनके जो नॉन कोलिनियर आर्म्स है, नॉन कोलिनियर आर्म्स का मतलब OA एंड OB, तो वो जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे. इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर, दे आर सप्लीमेंट्री. अगेन उस बात को घुमा दिया है कि जो है अगर दो कॉमन आर्म्स हमारे पास हैं वो किसी भी एडजेसेंट एंगल्स के, तो वो जो है कोलिनियर है अगर, तो वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे. ठीक है, ये तो सप्लीमेंट पोस्टुलेट. एंगल एडिशन पोस्टुलेट, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is equal to the measure of the angle formed by their non-common arms. Means कि sum of the measure of two adjacent angles is equal to the measure of sum किसका, angle 1 and angle 2 का sum किसके बराबर होगा, overall angle के. इसको नाम दे देते हैं A का. ठीक है, now we can say that angle A is equal to sum of angle 1 plus angle 2. So in above figure, angle DOB and DOA are two adjacent angles, and therefore sum of measurement angle DOB and angle DOA is equal to measurement angle AOB. Angle AOB here is overall angle or angle formed by their non-common arms. Postulate 9, angle construction postulate. अब एंगल बनता कैसे, ये तो वैसे हमें पता है कि एंगल कैसे बनता है, टू नॉन कोलिनियर लाइन की हेल्प से बनता है. ठीक है, किससे बनता है, टू नॉन कोलिनियर रेस की हेल्प से बनता है. लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे ये बोल देती हूँ कि O नाम दे देते हैं, ये A B. So union of two non-common arms is known as angle, and angle is denoted by theta. ये तो सबको क्लियर होगा. Let's suppose we have a plane that is XY. इसको नाम दे देते हैं Y और इसको नाम दे देते हैं X, इसको -Y, इसको -X. ठीक है, ये एक प्लेन है और एक प्लेन का हमें पता है एंगल कितना होता है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, फुल रोटेट करूँ, 360 डिग्री होता है. ठीक है, 360 डिग्री होता है एक कंप्लीट प्लेन का जो है एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है. बट इस टॉपिक के लिए, जो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के लिए, हमने हाफ प्लेन लेना है. तो हाफ प्लेन लेने का मतलब क्या है, हम क्या कर लेते हैं,
यहाँ पे y एक्सिस लेते हैं, और यहाँ पे ठीक है x माइनस एक्स और y, और ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने O। यहाँ पे एक डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। लेट सपोज मैंने इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक रे जो है ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया ओ ए। ठीक है, ये एंगल बनाना जो है मुझे, दैट इज थीटा। थीटा बनाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक रे की रिक्वायरमेंट है मुझे। ठीक है, वो जो है इसके जो है एंड पॉइंट जो है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं जो हूँ स्टार्ट करूँगी। तो वो ऐसे बनेगा कि मैं इसको इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही रे बननी है। अब याद रहे एंगल जो मैं बनाऊंगी वो मैंने यहाँ से तो बना दिया, टू नॉन कॉमन आर्म्स तो बन मेरे पास आ गए। ठीक है, और एंगल ये बन भी गया। बट याद रहे, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिया है, मैं स्ट्रेट भी ले सकती थी, ऑब्वियसली मैं स्ट्रेट ले सकती थी, और मैं यहाँ पे भी ले सकती थी। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर मैं इसका पहले कलर एक और दफा चेंज कर लूँ। मैं अगर इसको जो है यहाँ पे लेती, सेकंड रे में यहाँ पे लेती, तो एंगल का मकसद खत्म हो जाता है। एंगल मेरे पास आता नहीं, क्योंकि 180 ये जो है हाफ प्लेन है, ये पूरा जो है 180 डिग्री बना रहा है। एंगल बनाने का क्या है कि एंगल बने मेरे पास शो हो। अगर मैं यहाँ पे रे ले लेती, ये बेसिकली 180 डिग्री जो है इन एक्चुअल जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एंगल जो है ना ही 0 डिग्री हो सकता है और ना ही 180 डिग्री हो सकता है, और इनके बीच में कोई ना कोई एंगल रहने चाहिए। मैं इस ओ बी को यहाँ पे भी लाई नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ओ बी को यहाँ पे भी नहीं बना सकती ओ ए के ऊपर, और ना ही मैं इसके अपोजिट साइड पे बना सकती हूँ, क्योंकि फिर एंगल का इन एक्चुअल मकसद जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई यहाँ पे। तो इट मीन्स के इसके बीचों बीच जो है हमने रहना है और एंगल बनाना है। सो ओके, तो ये चीज थी। तो यूनियन ऑफ ओ ए एंड ओ बी इज नोन एज एंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय theta, and also it is denoted by Greek letters, that is alpha, beta and gamma. Now, if one arms of an angle is along the edge of half plane, then one अच्छा, let's suppose एक मेरे पास प्लेन है, हाफ प्लेन। प्लेन क्या है, एक्स वाई जो प्लेन था हमारे पास वो फुल प्लेन था। ठीक है, एक्स वाई जो है फुल प्लेन था। अब चूंकि मुझे एंगल बनाने के लिए, एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाफ प्लेन की नीड हुई, मैंने क्या किया, ये जो माइनस वाई था इसको हटा दिया। तो इट मीन्स कि अब ये जो है मेरे पास हाफ प्लेन आ गया, इसको नाम दे दिया एच का। तो एच जो है बेसिकली हाफ प्लेन है। इफ वन आर्म्स ऑफ एन एंगल इज अलोंग द एज ऑफ अ हाफ प्लेन, ये हाफ प्लेन मीन्स कि अगर मैं इस साइड पे अपना एक रे ड्रॉ करती हूँ ओ ए, देन वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन इन हाफ प्लेन। तो उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही रे रह जाती है जो कि मैं बना सकती हूँ एंगल बना, अपना एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और याद रहे उसकी मेजरमेंट किसके बीच में होगी, 0 एंड 180 डिग्री के बीच में। In the above figure, OA lies along the edge of the half plane. ये जो OA है वो जो है x axis के along है. Then for every theta such that theta must be in between 0 degree and 180 degree, there is exactly one ray. अब OA के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रे रह जाएगी हमारे पास, जो कि हम जो है उसकी हेल्प से जो है एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और याद रखें कि एंगल ए ओ बी बेसिकली हमारे पास थीटा है। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट देयर इज नो एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री का कोई एंगल नहीं होगा, बट द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। मेजरमेंट जो है वो 0 एंड 180 डिग्री के बीच में हो सकती है, एंड इसके अलावा सम जो है वो 180 या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, बट less than 360 degree. One and only one bisector of an angle can be drawn. It means के हमने एक चीज पढ़ी थी, ये एंगल है फुल, नाम दे दिया ए, इसके बीच से हम एक ही बाइसेक्टर बना सकते हैं जो कि इस ए एंगल को इक्वली दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करे 1 2। इट मीन्स के ए इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
इक्वली डिवाइड, जैसे कि एंगल 1 अगर लेट सपोज ए जो है वो 60 डिग्री है एंड एंगल 1 5 डिग्री एंड एंगल 2 55 डिग्री, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मुझे जो है बाइसेक्ट जो करना है इक्वल पार्ट्स में जो है बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये एंगल 1 शुड बी 30 डिग्री एंड एंगल 2 शुड बी 30 डिग्री। तो अब एंगल के बीच से सिर्फ और सिर्फ अगर हमें एंगल को जो है बाइसेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइसेक्टर होगा, एक ही रे होगी जो कि इस एंगल में से पास हो सकती है। अगर मैं एक और करूं तो वो जो है 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड नहीं होंगे बल्कि और जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, postulate 11, a line segment can be bisected at one and only one point. Let's suppose we have this line segment and there are 2 points A and B, और हमें पता है एक और यहाँ पे पॉइंट था C, तो AC इज 1 रे एंड AB इज 1 रे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिर्फ लाइन सेगमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से जो है बाइसेक्ट हो सकती है, हाफ हो सकती है। लेट सपोज मैंने C से जो है मैं इसको बाइसेक्ट कर दूँ, ठीक है। A line segment can be extended to any length on both sides. हमें पता है कि 2 पॉइंट जो है मिलके जो है एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको एक्सटेंड आगे नहीं करूं और एरो कैप नहीं लगाऊं तो वो जो है लाइन सेगमेंट होती है। अच्छा, लाइन सेगमेंट में ये फायदा है मैं इसको और एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। एरो कैप ना लगाऊं लेकिन मैं इसको और जो है एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट 12 डिफरेंट पोस्टलेट्स। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे, अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से वी हैव डन विद चैप्टर नंबर 11, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। थैंक यू।